मुझे तालीम कोई देता, रास्ता तो कोई दिखाता, मैं रोशन खुद को करके फिर नूर ही नूर फैलाता। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शमीन उबैद चिनॉय ने अपनी नई एनिमेटेड सीरीज शैटरिंग द साइलेंस की पहली शॉर्ट फिल्म छीना हुआ बचपन यूट्यूब पर लॉन्च कर दी है। ये एनिमेटेड सीरीज 4 इक़्तिसाद पर मुश्तमिल है और इसका मकसद मुआशरे में बच्चों पर होने वाली ज़्यादतियों से मुताल्लिक़ बात करना है, आगाही देना है। इस फिल्म में घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ जिस्मानी ज़्यादती को मंजर आम पर लाया गया है, इसे मौजू बनाया है। छीना हुआ बचपन तालीमी फिल्मों की सीरीज़ का एक हिस्सा है और ये बच्चों को उनके कानूनी हुकूक के बारे में आगाह करती है। बच्चों को अहम बात बताना, उनके ही स्टाइल में बताना, जिस मीडियम को वो समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसमें बताना, ये एक अच्छा तजुर्बा रहता है। इसके नताइज जल्दी मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। एग्जैक्टली और इस पर हम मजीद बात करेंगे। शमीन उबैद चिनॉय हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नादिन। शमीन, सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ इस मूवी से मुताल्लिक कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हाईलाइट किए जा रहे हैं। जिससे हमने कहा कि जो घरों में बच्चों पर जिस्मानी या फॉर दैट मैटर कोई भी ज़्यादती की जाती है, स्पेशली जो बच्चे घरों में काम करते हैं, ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं, इन रियल लाइफ देखे हैं। किन्जा हो इस्लामाबाद की और ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं मुल्क भर से। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मूवी के हवाले से बताएँ। हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसी सीरीज़ लॉन्च करें जो बच्चों को अपने हुकूक के बारे में आगाह करें। तो घरों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ होती हैं और हमारे माशरे का क्या रोल है इसमें, और हमारी हुकूमत का क्या रोल है कि वो इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ रखें। इस सीरीज़ के अंदर 4 फिल्में हैं। एक वो फिल्म है जो बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके बारे में है। एक फिल्म है जो बच्चों को बता रही है कि अगर कोई उनको हाथ लगाए जो उनको नहीं हाथ लगाना चाहिए जिस्म पर, तो वो किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आपको पता है आजकल पूरे मुल्क से रिपोर्टें आ रही हैं कि लड़कियां, छोटी बच्चियां अगवा हो रही हैं या कोई बड़ा किसी फैमिली के अंदर बच्चों को इनअप्रोप्रिएटली हाथ लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे माशरे में दबाए जा रहे हैं, मगर हमें बात करनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए बच्चों को कि उनके हुकूक क्या हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी बच्चियों के नाम जहन में है, लेकिन मैं 2 बच्चियों का नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ख़ास तौर पर इस मौजू पर बात करें हमसे। ज़ैनब, आपको याद होगी, फ़रिश्ता, इस पर क़यामत बीती, आपको ज़रूर इस बारे में भी पता होगा। इस किस्म के वाक़यात कहीं पर फ़ौरी इंसाफ भी दिया गया, ऐसा भी हुआ, बावजूद इसके इसमें कमी नहीं आ रही और कहीं कहीं तहक़ीक़ात में अपने ही निकलते हैं। उनको घर की बारीकियां सारी की सारी पता होती हैं। ऐसे में बच्चों को अवेयरनेस भी मिलनी चाहिए और बड़ों को भी मिलनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि हमें बच्चों को इस तरह की बातें नहीं बतानी चाहिए। दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है, लोग बहुत बदल चुके हैं। हमें अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको एजुकेशन देनी होगी कि अगर कोई आदमी उनके पास आए, उनको हाथ लगाए, उनसे कुछ गुफ्तगू करे जो नहीं उनको करनी चाहिए, तो वो किस तरह वो उसके साथ डील करें। वो उनको हमें ये हौसला देना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ हो तो वो किसी बड़े के पास जाएं, कोई घर वाले जिनसे माँ या बाप के पास जाके उनसे बात तो कर सकें। बच्चों के साथ हादसे होते हैं आजकल, वो इतना डरते हैं कि उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। और इसी तरह की फिल्में जो हैं वो उनको आगाह करेंगी कि ये जो उनके साथ हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये गलत हो रही हैं। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लें, वो कहेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों का रैम्पेंट है इस मुल्क के अंदर। छोटे छोटे घरों में, बड़े बड़े घरों में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और ये कहना कि इन तरह की बातों को बच्चों को नहीं बताना या ये हमारी माशरे के बाहर हो रही है, क्या हमें इस्लामी मुल्क है तो यहाँ तो इस तरह की चीज़ें ही नहीं होती, ये तो एक बहुत छोटी दिमाग की बात है। हमें अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको इन तरह की फिल्में दिखानी चाहिए, उनको आगाही करनी चाहिए। घर में माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को बैठ के समझाएं कि अगर उनके साथ कुछ हो या क्या करें उसके बारे में। अच्छा, और अगर आप मजमूई तौर से जो हम बड़े हैं और जो मनसबों पे बैठे हैं, अगर उनके रिस्पॉन्स की मैं बात करूं, फरिश्ते के केस की मैं बात करूं, उस बच्ची की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो रही थी,
अगर टाइमली पुलिस एक्टिव हो जाती तो वो बच्ची कुछ तो उसका सुराग मिल जाता, शायद इतना डैमेज ना होता, शायद वो इस दुनिया में होती। उसके माँ बाप तो अब कम से कम यही कह रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप इस पर भी थोड़ा सा कुछ कमेंट कीजिए, इस पर भी बताइए। हम कहीं कहीं बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर रहे, ठीक तरह से नहीं कर रहे, इसलिए भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। देखिए, हमें पुलिस को डिसेंसिटाइज करना होगा, हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, हमें उनको सिखाना होगा कि इन तरह के इश्यूज़ के बारे में किस तरह डील करें। और मैं तो कहती हूँ कि एक विंग होनी चाहिए हर पुलिस स्टेशन के अंदर पाकिस्तान में, जो वुमेन और चिल्ड्रन के इश्यूज़ के ऊपर डील करें। एक रैपिड टीम, एक रिस्पांस टीम, कि अगर कोई माँ या बाप जाए रिपोर्ट करने के लिए तो एक एम्बर अलर्ट होता है। अमेरिका में एक चीज़ होती है एम्बर अलर्ट। अगर कोई बच्चा अगवा हो जाता है या कोई बच्चे के साथ कुछ ज़्यादती हो रही होती है, कोई देखता है, तो वो जब पुलिस को बताते हैं तो सारों के टेक्स्ट, सारों के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, साइमल्टेनियसली एक एम्बर अलर्ट आ जाती है कि इस गाड़ी में हमने ये देखा, ताकि पूरा माशरा अपनी आंखें इस्तेमाल करे देखने के लिए कि उनको तो नहीं नज़र आ रहा कि कुछ हो रहा है। वो लड़की जो अगवा हुई है, जो छोटा बच्चा अगवा हुआ है, तो उनके घर के साथ तो कहीं नहीं घूम रहा। एम्बर अलर्ट का जो सिस्टम है, जो अमेरिका में है, उस तरह का अगर हम सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर लें। देखिए, पुलिस तो अकेले तो नहीं ढूंढ सकती, ये बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हम सब शहरी मिलकर किसी तरह आंखें बन जाएं उनके, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, सबकी जिम्मेदारी। शमीन, आप मुझे ये भी बताइएगा, आपकी इन मूवीज़ में स्पेशली जो अभी एक आपने लॉन्च की है, कानूनी नुक्ते बच्चों को समझ आ जाएं कि कानून क्या कहता है, उससे मुताल्लिक भी कोई बात है? साथ मुझे ये बता दें कि हम तो ये बात करते हैं कि वो चाहे घर हो, वो चाहे कोई इदारा हो, वो चाहे कोई इंडस्ट्री हो, बच्चों को काम नहीं करने देना चाहिए क्योंकि ये कानून हमारा कहता है। तो इससे मुताल्लिक भी कुछ है मूवी में? जी, बच्चों को उनके हुकूक बताए जा रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर ये लॉज तो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत वीक है। और तो हम ये फ़िल्म जो है, ये हम चाह रहे हैं कि स्कूल्स और छोटे छोटे गांव में जाकर हम ये दिखाएं। हमारा एक मोबाइल सिनेमा है, वो पूरे पाकिस्तान में घूमता है, छोटे शहरों में, छोटे गांव में, वो ये फ़िल्में लेके जा रहा है। उसके अलावा हम चाहेंगे कि ये फ़िल्में हम पुलिस ऑफिसर्स को दें, जो पीपल इन पावर हैं उनको दें, ताकि उनके पास एक सेंसिटाइज, वो जब देखें, फील करें कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। हम जब अखबार पढ़ते हैं तो हम एक स्टेटिस्टिक देखते हैं कि ये लड़की या 2 बच्चे या 3 बच्चे, मगर उनको ह्यूमनाइज करना, उनकी शक्लें दिखाना, उनकी आवाज़ें दिखाना, उनकी फीलिंग्स शेयर करना, तो वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाता है। एंड आई होप कि ये फिल्में वोट करें। और एज ब्रैकेट आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए जब ये मूवी स्पेसिफिकली बच्चों को दिखानी चाहिए? लाइक सबसे कम उम्र बच्चों की क्या हो कि वो मूवी देखें, ये वाली जो आपकी है? आई थिंक ये वाली फिल्में जो हैं वो 7 साल के बच्चे और उसके 6 या 7 साल में इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आप सराउंडिंग्स के बारे में जान सकें। 6 या 7 साल हमारी टारगेट ऑडियंस इज 6 ऑनवर्ड्स। ओके, तो क्या स्कूल्स के लेवल पर भी आप लोग जाएंगे ताकि वहाँ पर भी ये मूवी दिखाई जाए? ये तो हमने पब्लिकली अभी लॉन्च किया है, मगर पिछले 4 महीने से हम स्कूलों में दिखा रहे हैं, हम मदरसों में दिखा रहे हैं ये फिल्में। हमने हमारी जो मोबाइल सिनेमा है ये KPK, सिंध, सदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब जाकर ये फिल्में दिखा चुकी है गाँव में। और बहुत सारे वालिदैन जिन्होंने बच्चों के साथ ये फिल्में देखी हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की फ़िल्में और बननी चाहिए। उनको भी नहीं पता था कि वो अपने बच्चों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। और तो आई थिंक आगाही जो है ना, वो पहला कदम है। उसके बाद मैं तो फिल्में बनाती हूँ, मैं तो सिर्फ आगाही कर सकती हूँ। उसके बाद जो है वो फिर पुलिस और जो ओहदेदार हैं उनका नेक्स्ट स्टेप है कि वो किस तरह हमारे बच्चों को सेफ रख सकते हैं। बहुत अहम है कि एक मुल्क जो अपने बच्चों के साथ किस तरह रहता है, आगे वाली जो नस्ल है जो बड़ी हो रही है, उनका जो इम्पैक्ट हो रहा है, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं,
को हमें प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कल आकर यही जो है वो हमारे मुल्क का सरमाया बनेंगे। और बिल्कुल ना क्विकली हमें ये बता दीजिएगा कि ख़वातीन के हुकूक़ पर भी आप काम कर चुकी, बच्चों के हुकूक़ पर भी काम कर चुकी, अगले प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं, क्या कर रही हैं आप? एक सीरीज़ हमारी है आगाही, जो औरतों के हुकूक़ के बारे में आज कल आ रही है, और उन औरतों को हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि उनके निकाहनामे में क्या है, FIR किस तरह दर्ज करनी है, अगर उनके नाम पर उनके वालिद प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो किस तरह उनको इनहेरिटेंस मिलेगी, डिवोर्स, खुला, इस तरह की जो लॉ है वो हम उनको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे मुल्क में ऐसे कानून हैं जो उनको सेफ़ रख सकते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उनके लिए बने हैं। तो वो उस तरह की एक कैंपेन और मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, तो आप आगाही दे रही हैं, आवाज़ बन रही हैं बहुत सारे लोगों की। बहुत शुक्रिया शर्मीन उबैद चुनाय, आप हमारे साथ। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है ना, गाड़ी चलाना शायद हर किसी के बस की बात हो, गाड़ी बनाना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। और वैसे भी जब आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है और पाकिस्तान में गाड़ी अगर खरीदने की बात है तो ये तो भाई ख्वाब है। और किरण ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है जो आप दिखा रही हैं, ऑनेस्टली खूबसूरत ताबीर है उसकी। एग्जैक्टली इतनी खूबसूरत गाड़ी, इतनी अच्छा वो लग रही है कि बड़ी कंफर्टेबल सी वो गाड़ी है। और ये गाड़ी इतनी आसानी से बना ली गई है। 660 सीसी ये कार, यानी ख्वाब देखा, यस छोटी सी कार लेकिन जबरदस्त गाड़ी, यानी पूरी फैमिली बैठ सकती है, इतनी छोटी भी नहीं है, ज़बरदस्त गाड़ी है और इकोनॉमिकल भी है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी फ्यूल कंजम्पशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब इस हवाले से हम बात करते हैं मिर्ज़ा मजीद, जिन्होंने एक गाड़ी किरण तैयार की है बड़ी मेहनत से। कितनी मेहनत से की है और उन्होंने क्या क्या किया, इसमें हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। वेलकम टू नया दिन मिर्ज़ा मजीद साहब, ये बताइएगा कितने दिनों में, मैं अगर आपसे ये पूछूं एग्जैक्टली कितने टाइम में आपने ये गाड़ी बना ली, किस किस की मदद आपको मिली, सब में कितनी इसकी लागत आई? गाड़ी तो आपने देख लिया जी। वक्त जो है ये तो बहुत ज़्यादा लगा है। मेरा ख्याल था कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है कोई 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन खर्चा जो बढ़ता गया तो फिर टाइम भी बढ़ता गया, तो ये 4 साल में मुकम्मल हुई है ये गाड़ी। और बच्चे बता रहे थे कि इस पर औसतन 9000 घंटे हमने काम किया है। और ये गाड़ी किसी भी छोटी गाड़ी से बिल्कुल इसका मुआवजा किया जा सकता है। बहुत स्टाइलिश किस्म की गाड़ी है। स्टाइलिश है, कलर भी बहुत अच्छा है। सर मुझे ये बताएं कॉस्ट से मुताल्लिक कितनी लागत आई इस गाड़ी के बनने में? इस पे क्योंकि हम तजर्बे करते रहे हैं, तजर्बे करने के लिए बाद का नुकसान हो जाता था, एक काम किया फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा करना पड़ा। इस पे 6 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी अगर वो लॉस भी ना होता जो कि तजर्बे की मद में हुआ तो ये 6 लाख से भी कम में बन जाती है, ऐसा ही है? ये अगर सही प्रॉपर तरीके से जैसे प्लांट होते हैं काम करने के लिए, उस तरह अगर प्रोजेक्ट हो तो ये 3.5 लाख तक ये गाड़ी तैयार हो सकती है। 3.5 लाख इट्स नथिंग। यानी किरण जो गाड़ी नॉर्मली 660 होती है वो 10-12 लाख की तो मिलती है कम से कम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस सारे सफर में जितना आप लोगों ने सोचा था, गाड़ी आपके बिल्कुल प्लान के हिसाब से बनी है और ये ठीक ठाक तो चल रही है ना? बंद तो नहीं हो जाती चलते चलते? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी है जैसी कोई आम नई गाड़ी बंदा खरीदता है, उसको इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एज इट। किसी जगह इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और जहाँ मर्जी इस पे बैठ के चले जाए। वो भी बड़ी प्यारी बात आपने बता दी, जहाँ मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी चला लो। ये बताएं अभी तक इसको किसी ने आपसे आके किसी ने कहा कि ये मेरे हाथ बेच दो? बहुत से ऐसे लोग आते रहते हैं, बात करते हैं।
सही। बेचने वाली तो चीज़ ये आई नहीं ना। हाँ, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बनाई है आपने। यादगार है। यस, यादगार है। अच्छा मजीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि गाड़ी के इंजन से मुताल्लिक, इसके पार्ट्स से मुताल्लिक, क्या किसी गाड़ी से लिए कोई यूज्ड पार्ट्स थे या कि नए पार्ट्स आपने बनाए, वो असेंबल किए? तैयारी से मुताल्लिक बताएं मुझे। जी, इंजन बनाना और कुछ टायर वगैरह इस तरह की गियर बक्स, ये चीज़ें जो हैं ये तो बगैर फैक्ट्री के नहीं बन सकती। सही। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं बन सकती, मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए फैक्ट्री होना और प्लांट होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो चीज़ें तो नहीं बनाई। तो उसके अलावा गाड़ी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है ना, वो सारे का सारा मैंने अपने हाथ से बनाया है। किसी कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज़ जो आज से बन सकती हो वो मैं खुद बनाऊं। यानी जब फैक्ट्री जाना बहुत ज़रूरी हो तो ही गए, यानी जो पार्ट फैक्ट्री से मिलना है उसके लिए तो आपने फैक्ट्री का दरवाज़ा खटखटाया, अदरवाइज़ आपने सब कुछ खुद बनाया। अब मुझे ये बता दें कि इस गाड़ी का कुछ नाम भी आपने रखा है? ये नाम रखने के लिए मेरा ख्याल था कि कहीं अगर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो जाए और मैं उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं तो वहाँ पे उन्हें बताऊंगा कि इसका नाम आप अपनी निस्बत से रख लें। क्या NPC, नया पाकिस्तान कार। ओके, NPC, नया पाकिस्तान कार। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे ये बताएं सर, गाड़ी ख़रीदते हैं जब हम कहीं से भी, अगर जापानीज़ गाड़ी भी हम मंगवा लें या फॉर दैट मैटर हम पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी भी ले लें, फ़ौरन तो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये गाड़ी क्योंकि आपने खुद बनाई, रजिस्ट्रेशन करवाने गए तब क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन करवाना ये इस लिहाज से नहीं है, बल्कि मैंने जब ये शुरू किया था काम तो उस वक्त पहले से मालूमात ली थी। अच्छा। और एक्साइज वालों ने लाहौर भी बात की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप पिंडी से बात करें, तो पिंडी वालों के पास गए हैं, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि ये एक कानूनी पेचीदगी है, आप लोग इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, इसके लिए प्लांट होना ज़रूरी है और प्लांट के बाद फिर मिनिस्ट्री जो है वो इसको अप्रूवल देती है। तो ये चूँकि मेरे पास ये तो वसाइल नहीं थे कि मैं इस तरफ जाऊँ, तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया जो जैसे पाकिस्तान में और काम होते हैं, तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि अगर कोई ऐसा हल इसका निकालें, ये रजिस्टर हो जाए ऐसे ही, ना कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। क्या था, क्या उन्होंने बोला, क्या था? जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि कोई भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट है तो उसके कागजात मिल जाते हैं, या किसी नीलामी की गाड़ियाँ, यानी ये कहा गया कि वो चेसिस नंबर आप किसी गाड़ी का ले लें, यानी उसकी बॉडी इस्तेमाल कर लें तो रजिस्टर हो सकेंगे, चेसिस नंबर लिखा होता है, यही मामला था? जी हाँ, चेसिस नंबर होता है, बुनियादी चीज़ तो चेसिस नंबर ही है ना। तो मैं काम करना नहीं चाहता था, इसलिए कि ये तो फिर एक कापी होगी ना, ये मैं इसको ऐसे ही रख सकता हूँ इसी तरह, लेकिन ऐसा काम नहीं मैं करूँगा। हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसके लिए मुश्किल है उसको रजिस्ट्रेशन करना, तो कम से कम परमिट जारी कर दे जो चलाने की हद तक हमारे लिए सहूलत हो उसमें। तो ये बिल्कुल ये आपकी अब एक बुनियादी ज़रूरत है कि परमिट हासिल हो जाए ताकि आप आराम से इस गाड़ी को कहीं भी ड्राइव कर सकें। मुझे ये भी बता दीजिएगा सर, अब जिस तरह आपने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से आप चाहते हैं, ख्वाहिश है आपकी कि उनसे मुलाकात हो जाए, वही इसका नाम रखे, और आपकी सजेशन भी आई NPC, नया पाकिस्तान कार। फ्यूल एवरेज से मुतालिक मुझे बता दें कितनी है इसकी, और क्या CNG पर है या पेट्रोल पर है? जी, ये पहले तो मैंने कोशिश की थी कि इसको मोटर पे चलाएंगे, तो मेरे पास चूँकि वसाइल की कमी की वजह से 2-3 मोटरें हम लाए, तो वो काफ़ी कास्टली थी। तो ये चीज़ें होते हैं तजर्बा करने के लिए, फिर आगे बढ़ते जाएं। तो जब मैंने 2 मोटरें लेके तो उन पर जो नुकसान किया, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम ठीक नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। इसलिए इसके बाद क्योंकि मैं जिस खिते में रहता हूँ ये खिता पटवार है और यहाँ सतह मुआर नहीं होती, इसलिए यहाँ इंजन का इंतखाब किया मैंने, और इंजन ये इसका 660 cc का इंजन मुंतखब किया है, वो मैंने इस्तेमाल किया। तो उसमें पेट्रोल का जो खर्चा है वो किसी भी छोटी गाड़ी की तरह ही है, इसमें कोई
ये नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पेट्रोल यानी जितनी 660 सीसी गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंट हैं, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है उसके, उतनी ही फ्यूल एफिशिएंट है। जी ऐसा है कि ये मेरे सामने तकरीबन 17-18 किलोमीटर फी वंडरफुल लीटर पे ये चलती है। सही। आप मुझे मजीद साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि 6 लाख रुपए लगे, लेकिन अगर तजर्बात नाकाम ना हो तो तकरीबन 3 लाख में ये गाड़ी बन जाती है। यानी अगर गवर्नमेंट की सतह पर आपको मुआवनत फराहम की जाए और सपोर्ट ऐसी आपको मिले तो इस तरह की गाड़ियाँ बनना बड़ी आसान है और 3 लाख रुपए में गाड़ियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान की सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 3 नहीं कह सकते, ये 3.5 तक ये पूरे पाकिस्तान में ये चल सकती है ये गाड़ी, और ये गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो ये बन सकती है, ये नहीं कि नहीं बन सकती। बल्कि अगर हुकूमत थोड़ी सी कोशिश करे ज़्यादा इससे तो फिर ये 3 तक आ जाएगी, क्योंकि जितना इस पर काम किया जाएगा, जितने मार्केट अच्छी होगी खरीदारी के लिए, इतनी सस्ती पड़ेगी। मिर्ज़ा मजीद साहब, एक बात बिल्कुल आखिर में चलते चलते हमें ये भी बता दीजिएगा, हम जो महंगी तरीन गाड़ियाँ ले रहे हैं ना, उनमें सेफ्टी गियर्स नहीं है। क्या आपके जहन में कोई प्लान है कि ये जो आपकी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है नया पाकिस्तान कार, इसमें सेफ्टी गियर्स मैं ऐसे ऐसे करके तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, या इसमें ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। ये गाड़ी माशाल्लाह जी, ये इसको सेफ्टी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अलग किस्म की मटेरियल की गाड़ी है, और इस छोटे मोटे इसमें किसी की जगह एक्सीडेंट में ऐसे कोई बंदे को नुकसान पहुंचने का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हाँ अलबत्ता बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो बड़ा कोई हादसा हो तो ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ जो आपस में टकराती हैं तो उस वक़्त इसकी ज़रूरत पेश आती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी जगह भी बंदे को नुकसान नहीं पहुंच सकता हिट करने से। ये गाड़ी इतनी मजबूत है। गाड़ी आपने मजबूत बनाई है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। ये ग्रीन कलर की कार है भाई, नया पाकिस्तान कार, और मिर्ज़ा साहब चाहते हैं कि उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हो तो वो उनको अपनी कार के बारे में इसकी डिटेल्स भी बताएं, गाड़ी दिखाएं भी, और इसके अलावा ये कि वो बहुत पुरअज़्म है, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये गाड़ी तैयार की है, कहीं कहीं जो मुश्किलात आई उन्होंने उसके बारे में भी बताया। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं उनकी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और फिर क्या क्या कुछ हुआ, और उस कामयाबी की राह में क्या क्या कुछ आया, और यहाँ आने पर क्या हुआ, हम ज़रा इस सब की बात करते हैं। और ये एक बड़ा इवेंट था, पहला व्हीलचेयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान के नाम रहा, मेगा इवेंट पाकिस्तान के नाम रहा। एग्जैक्ट काठमांडू में इवेंट था, और इसमें भारत की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं सकी। अब्दुल रकीब ने सेंचुरी बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। फातेह टीम ने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त वो कराची में मौजूद हैं, और मोहम्मद ज़ीशान कैप्टन ऑफ द टीम वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। ज़ीशान, वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम समा टीवी के, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये कामयाबी रही, आपने इस कामयाबी को अपने नाम किया। अच्छा, और ये भी बताएं उसके साथ साथ हमें कि क्या फील क्या थी ना इतने बड़े मुकाबले को जीतने के बाद, एक तो टीम जिसको आपने पछाड़ा, दूसरे ये कि इवेंट तो बड़ा था ही। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ आने में, कुछ आवाज़ उनकी थोड़ी सी कम, वो समा टीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। ज़रा उनके साथ जो तकनीकी इस वक्त मसला है टेलीफोन लाइन में, वो हम दुरुस्त करते हैं, फिर दोबारा उनकी तरफ चलेंगे। एक बड़ा इवेंट, जिस तरह किरण आप भी कह रहे थे कि वाकई जज्बात, इस पे बात सबसे पहले ही होनी चाहिए कि कितने ज़बरदस्त वो लम्हात होते हैं कि जब आपने अपने रिवायती हरीफ को, हालांकि पहला इवेंट है, but generally when it comes to cricket or it comes to any match and this is between Pakistan and India, तो रिवायती हरीफ है। ज़ीशान से राब्ता हमारा बहाल हुआ है। ज़ीशान प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आप हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए तारीख़ी लम्हा था, और फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देना ये एक हमारा ख्वाब भी था। और मैं यहाँ पे एक मैसेज और देना चाहूँगा कि ये एशिया कप जीतकर हमने अपनी कौम को ईद का तोहफ़ा दिया है, और जो हमारे जज्बात हैं वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं
कि इतना बड़ा इवेंट और पहला एशिया कप और ये तारीख़ रकम की कौमी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने, और तमाम हम लोगों की खिलाड़ियों की भरपूर अनथक मेहनत का ये नतीजा है। और जिन लोगों ने हमारे साथ इसमें ताउन किया, यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि शानदार इस्तकबाल भी हुआ कौमी टीम का। एयरपोर्ट पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। किसी भी हुकूमती शख्सियत ने जो है हमसे अभी तक रब्ता नहीं किया है। हम और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से अपील भी करूँगा, मुतालबा भी करूँगा कि इस कौमी टीम को आपकी भरपूर ऑनरशिप की ज़रूरत है। कौमी टीम से आप जल्द अज जल्द मुलाकात कीजिए। वी आर नेशनल हीरोज़, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मैं पुरज़ोर अपील करूँगा कि वो भी जो है हमें ओन करें, क्योंकि जिस वक्त हम जा रहे थे हमारे ट्रेनिंग कैंप में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब, हारून रशीद साहब आए थे। उनकी बड़ी बेस्ट विशेस थी और उन्होंने जो है बहुत अच्छी उनकी जो है वो बातें थीं कि जब हम जीत कर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला टीम को ऑनर दिया जाएगा। लेकिन अब हमें आए हुए 2 से 3 दिन हो गए, अभी तक किसी भी शख्सियत ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया है। अच्छा, मैं इसी मौजू पर बात करना चाह रही थी, लेकिन बिल्कुल ना मुझे जल्दी से 1-2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ये फरमाइएगा, कितने दिन की आप लोग मेहनत करके इस इवेंट में गए थे? एशिया कप पहले तो इसका वेन्यू भारत में था, लेकिन आपको पता है कि जो मौजूदा हालात कशीदा रहे, पाकिस्तान टीम वहाँ नहीं जा सकी, तो ये वेन्यू जो है इसको तब्दील किया गया ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से, और फिर काठमांडू में नेपाल में इसको मुनक़िद किया गया। और तकरीबन 3-4 माह की हमारी भरपूर अनथक मेहनत, ट्रेनिंग, और आपको पता है कि अपनी मदद आपके तहत जाने वाली टीम के रास्ते में कितनी रुकावटें हाइल होंगी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के सफिशेंट सपोर्ट स्पॉन्सर थे, लेकिन एक ट्रैवल करके एक दूसरे मुल्क में जाना, और इस वक्त जो बहुत सारे मामलात हैं जो एयर स्पेस की वजह से, और पाकिस्तान के मेजर एयरपोर्ट्स पे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं है, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ये ट्रिप रहा। और बस अब तमाम नज़रें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तमाम उन शख्सियात पर हैं जो इस टीम को ओन करें और जो भी हमारी मुश्किलात हैं उनको दूर करें। वी आर नेशनल हीरोज़। बिल्कुल नेशनल हीरोज़ हैं। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी टीम कब फाइनल हुई थी, और क्या इसमें इवेंट करीब आते आते कोई तब्दीलियाँ भी होती रहीं? ऐसा हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये कौमी टीम है, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है, 4 सूबों के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, और यकजा होकर हमने अनथक मेहनत की। और कोचिंग स्टाफ, हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड, उनकी दिन रात की मेहनत रही। बिल्कुल आपकी मेहनत, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, 3 से 4 महीने की मेहनत, अपनी मदद आपके तहत आप लोग गए, इसलिए मुश्किलात भी थी, रुकावटें भी हायल थी। स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या रोल रहा इसमें? जो सबसे अहम रोल था वो सिंध हुकूमत के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे सूबाई वज़ीर खेल हैं मोहम्मद बख्श खान महर साहब, उनकी तरफ से हमारे कुछ टिकट्स की जो है वो सपोर्ट हुई थी। और उसके अलावा इस तरह की कोई ऐसी जो है हमारी माली सपोर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहीं। लेकिन मकसद यही था कि हमने किसी भी तरह जाना है और मुल्क का नाम रोशन करके आना है, और एक मैसेज देना है कि जो व्हीलचेयर कन्फाइंड, जो हमारे फ़िज़िकली चैलेंज भाई हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हैं, घरों में हैं, उनको घरों से निकालना है कि ये जो 16-17 रुकनी टीम है, इसने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है, रोल मॉडल बन गए उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो हौसला नहीं कर पाते। तो हमने वो मिसाल कायम की है कि कोई भी कुछ भी चाहे वो व्हीलचेयर पर हो या किसी भी तरह की उसके अंदर कोई जिस्मानी कमज़ोरी हो, वो अगर ठान ले, इरादे मजबूत हों, तो वो सब कुछ कर सकता है। और हमने मुल्क का नाम रोशन किया आप लोगों ने। आप लोग सचमुच हीरोज़ हैं, बड़े हीरोज़ हैं। तो भाई सबको चैलेंज किया और चैलेंज जीत कर दिखाया, तो हीरोज़ तो बहुत हैं, इस टीम के दीगर लोग भी हैं। तो अरसलान से बात करते हैं, ऑलराउंडर हैं आप। अरसलान, सारी तरह से आपको खेलना अच्छा लगता है, बैटिंग भी अच्छी लगती है, बॉलिंग भी अच्छी लगती है। अब जीत गए आप लोग, तो अब क्या सोचते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, और कितनी मेहनत की थी इस सब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया का, जिसके तवज्जुह से हम आज मतलब है कि अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया में कोई भी काम करना हो उसके लिए जो है वो एक
मेहनत की ज़रूरत होती है। तो व्हील चेयर क्रिकेट में इसकी जो है वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास इकट्ठे एक जगह रह के जो है वो हम इकट्ठे एक साथ जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने अपने एरियाज़ में जो है हम अपने जो लोकेलिटी में जितने भी ग्राउंड्स हैं उसमें मेहनत की, और इसमें वाकई ही इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। और हमारे कोचिंग स्टाफ जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक्सरसाइज, हमारी फ़िटनेस का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, ताकि हम क्योंकि इतना बड़ा ख्वाब था हमारा कि हम एशिया कप जो है वो विन करके आएंगे, तो इसके पीछे वाकई ही हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और दिन रात की अनथक मेहनत का ये नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की पूरी कौम को जो है वो ईद का गिफ्ट जो है वो इन सेंस में पेश किया है। ईदी एडवांस भी आप लोगों ने। अरसलान, अब मुझे ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन है आपकी? किन को देखकर आपको क्रिकेट खेलने का शौक हुआ, किन को देखकर आपको हिम्मत मिलती है? मैं अगर आप इन रियल वर्ड्स में सुनते हैं तो मेरे लिए साइन ऑफ इंस्पिरेशन मोहम्मद ईशान हैं, जो कि हमारे कैप्टन हैं। अगर यही मेरी साइन ऑफ इंस्पिरेशन है, ही इज़ द आइडियल पर्सनैलिटी इन माई लाइफ। अगर अब दूसरी सेंस में जाते हैं तो दूसरे हमारे लिए कौन है, तो वो सबसे मेरे जो बेहतरीन दोस्त हैं, मतलब है हमारे जो दूसरी कौमी टीम के खिलाड़ी हैं वो हफीज़ भाई हैं, जिनको मतलब है कि देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलती है तो खेला जाता है। लेकिन इन व्हील चेयर क्रिकेट और माई आइडियल पर्सनैलिटी वो मोहम्मद ज़िशान है। और जिस तरह आपने हफीज़ का नाम लिया तो बिल्कुल अरसलान, जिस तरह आपने रियल हीरो, रियल कैप्टन आपके ये हैं जो कि टीम के कैप्टन है, बट जिस तरह आपने हफीज़ का नाम लिया तो कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी से उनसे मुलाकात भी होती है, कुछ उनसे भी बात होती है क्रिकेट से मुताल्लिक? हाँ जी बिल्कुल, हफीज़ भाई से बहुत मुलाकात भी हुई। तो अच्छा। और उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने मैसेज भी जो है वो लंदन से, यूके से जो है उन्होंने रात को मैसेज भी जो है वो दिया है और हमें मुबारकबाद पेश की है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए बेस्ट विशेस जो हैं वो हमें दी हैं कि हमारी जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है वो मतलब है कि इतना बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दे के आई है। उनका मैसेज भी आया था, मैसेज भी आया है, उन्होंने कांग्रेट्स भी किया, मुलाकात भी आपकी उनसे हो चुकी है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिस्पांस उनसे मिलता है। बेहतरीन बेहतरीन। जैसा पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अरसलान से हम बात करते हैं, ऑलराउंडर, और अब्दुल रकीब भी हैं। मैं चाहता था मैं उनसे भी कुछ बात कर लेता क्योंकि सेंचुरी बनाई उन्होंने। सारे खिलाड़ी दिखा दें जरा। हाँ, सारे के सारे खिलाड़ी बिल्कुल हम देख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये हमारे रियल हीरोज हैं। जबरदस्त के मैच खेल कर आए, जबरदस्त इनका गेम रहा। अब्दुल रकीब, आपने तो सेंचुरी स्कोर की, मैं चाह रहा हूँ जरा आप बताएं हमें ये सेंचुरी स्कोर करना, इसकी वजह से ये मैच जीते? ओके अब्दुल रकीब, क्योंकि अभी हमारे साथ नहीं है, टीम के बहुत से लोग हैं, अब्दुल रकीब नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं। किरण, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं अरसलान से पूछना चाह रही थी, ये चले आपके हाथ में माइक है ना, चले आप बता दीजिएगा। चलिए मुझे बताएं प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्या क्या कहाँ पे लगता है कि भाई मुश्किल आ रही है? लतीफ़ है, मैं जो है ना बैट्समैन हूँ पाकिस्तान कौमी व्हील चेयर क्रिकेट टीम का। मैंने इंडिया के खिलाफ 158 रन स्कोर किया है 62 बॉल्स पे। ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बैट्समैन है आप। और मैचों में जो है ना मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज एंड बेस्ट बैट्समैन रिसीव किया मैंने। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत से अवार्ड आपके नाम, जबरदस्त। अरसलान प्लीज बताएं ना मुझे कितनी देर की प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? फिटनेस तो बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी भी मेहनत की जाए उसके हिसाब से जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो इसके पीछे मतलब है कि दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे की प्रैक्टिस के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आज इस टाइटल को अपने नाम कर पाए। और हमारा टीम वर्क जो था वो बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसमें हमारे मतलब है कि साजिद बासी ने बहुत अहम रोल प्ले किया, हमारे लतीफ़ भाई ने, मोहम्मद लतीफ़ ने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया, हमारे बॉलर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक टीम वर्क में जिस तरह मतलब है कि फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग को जो है वो
हमने मतलब है कि एक जो है वो बना के, क्योंकि जिस तरह से हम शुरू से भारत जो है वो हमारा रवायती हरीफ रहा है, तो उसके लिए जो हमने मेहनत की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो है वो अचीव करके आ चुके हैं। अब आप लोग मेरे लिए एक काम करेंगे प्लीज, आप सारे मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए करके आए और पाकिस्तान जिंदाबाद हम क्यों नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप लोगों के लिए तो कोई 10, 20, 50 जिंदाबाद ना। थैंक यू सो वेरी मच, इतना अच्छा आप लोगों ने जाके तो थैंक यू सो मच। ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी देखनी थी मुझे किरण, ट्रॉफी। चलिए भाई, मैं भी कह रही हूँ ट्रॉफी दिखाएं। ट्रॉफी दिखाएं भाई। कहाँ छुपा के ओके, ज़ीशान के पास है ट्रॉफी। जबरदस्त जी, ये है ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के नाम रही है और ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस रही, और इसीलिए ये ग्रीन शर्ट्स हमारी ये टीम कामयाबी के झंडे गाड़ के पाकिस्तान वापस आए। मौका निकालूंगी और मैं जरूर जाके ना सेल्फी लूंगी कैप्टन के साथ, टीम के साथ एंड ट्रॉफी के साथ। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ थे। बार-बार मुझसे कह रहे थे ना कि शॉपिंग की बात क्यों कर रही हूँ मुझे पता था। शॉपिंग की बात खर्चे की बात है, लेकिन समझदारी के साथ है, स्टाइल के साथ है। तो कहीं धागे का काम हो रहा है, कहीं तिल्ले की चमक दमक देखने में आ रही है। ईद करीब आई और फिर खुस्से की मांग बढ़ गई, लेकिन खुस्सा इसका जो ट्रेंड है ना, इसमें बड़ी जिद्दतें भी हैं और इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सारी बात है किरण, इतने कलर्स, किसी में नग लगे हुए हैं, किसी पे तिल्ले का काम है, मतलब और फिर मैचिंग, यानी जैसा ड्रेस वो खवातीन कहती है ना कि ऐसा ही हमें खुस्सा भी चाहिए, तो और महंगा बन जाता है। एनीवेज, सिर्फ लड़कियों के खुस्से दिखाए जा रहे हैं। चलो मतलब कोई बात हर कॉर्नर में जो है ना वो लड़कियां खुस्से खरीद रही हैं। यस, ऐसा ही है। नहीं तो इस पर आज हम बात कर लेते हैं कि किस किस्म के खुस्से इन हैं और कौन कौन से स्टाइल, जिस तरह हम कहते हैं कि कौन से खुस्से कहाँ से आए हैं ये खुस्से, कौन लाया है ये वाले खुस्से। तो कौन लाया? सादिया, हलीमा सादिया, CEO फाउंडर खुस्सा कॉर्नर। वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। स्टॉक इकट्ठा करके नया दिन के लिए लाते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आ जाए किरण। अभी कम है और हाफ भी नहीं है। हाफ नहीं है, लेकिन मुझे तो आगे मैं यही सोच रही थी कि क्या लेके जाऊं और क्या नहीं लेके जाऊं, क्योंकि इस पे इतनी वैरायटी है, इसमें डिजाइन है। अच्छा, वैसे तो ना प्लेन ड्रेस हो तो फिर उसके साथ पहले मुझे बताएं, अगर बिल्कुल प्लेन आपका ड्रेस है, हल्का फुल्का कहीं आपने बटन्स दे दिए या कोई गोटा या कोई चमक दमक की लेस लगा ली, उसके साथ क्या मैचिंग होनी चाहिए? अगर आपका ड्रेस बिल्कुल प्लेन है ना, तो यू कैन ट्राई कि आप उसके साथ बीड्स वाला उसकी लेस में से बीड्स ले लें, आप उसके साथ मैच कर लें जैसे, या फिर आपके बिल्कुल आप प्लेन पड़ेगा आपको शीशे से मैच कर लें। आप देखिए मैंने जो ड्रेस पहना है उसके हिसाब से। ओके, शीशा। अब आप इस पे चाहे थोड़ा सा मिरर वर्क ले आए, स्टोन वर्क ले आए। आपका ड्रेस प्लेन है तो आपका शूज खुद ही उठने लग जाएगा। और ये भी प्लेन ड्रेस हो तो फूलों वाला खुस्सा। आपका प्रिंटेड लॉन हो तो फिर ये बहुत अच्छा मेरा नहीं, मतलब पहनेंगे उनका। अगर आप पहन ले तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मेरे लिए लाई नहीं है ना कोई, आप मर्दाना खुस्सा लाई नहीं है। आप स्नैपचैट का फिल्टर में इस पे तो लगा नहीं सकता। नहीं, फिल्टर लगा के आप ये पहन लें। और ये वाला, ये आपका जैसे ये तो ब्राइडल, मतलब कोई वेडिंग है, कोई पार्टी है, तो आप कोई ड्रेस आपका हैवी है तो उसके साथ इस तरह हैवी बहुत चलते हैं। और ये भी बताइएगा कि ये हील्स से बहुत बेहतर है। हील से बहुत बेहतर में था, बिल्कुल ये हील से बहुत बेहतर है, क्योंकि ना आपको पता है कि हील में आपको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपने इतना हैवी ड्रेस पहना है तो फिर आप इतनी मुश्किल होती है आपको हील में कारपेट पे चलना या स्लिपरी फ्लोर पे चलना। तो इसके लिए बेस्ट है, एक तो आपका फैंसी भी लुक आता है, खूबसूरत लुक भी आता है, और साथ साथ आप इसको मैचिंग भी होता है। वो जो लास्ट में रखा है वो दिखाई ना, ये लीजिए। बहुत प्यारा है। कैजुअल के साथ जाएगा ना? बिल्कुल, ये कैजुअल वेयर है। नॉर्मली हमारे पास जो पब्लिक होती है, वो भी जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारी ट्रैफिक आती है हमारे पेज पे, खुस्सा कॉर्नर पे जो आता है, वो ज़्यादातर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, बिकॉज वो शॉपिंग के लिए जा नहीं सकती हैं। तो उनके लिए इस तरह के डिज़ाइन जो हल्का फुल्का आपके पास स्टोन वर्क भी हो और आपके ऑफिस में अच्छा भी लगे और आपके इसके साथ मैच भी हो जाए। ये जो इसके मोती हैं या ये है, ये इयररिंग्स के साथ में मैच किए जा सकते हैं। बिल्कुल, वाइट अच्छा लगेगा, आपने पर्ल्स वाले पहने हैं, अच्छा लगेगा।
ले आप ले लें। थैंक यू। अच्छा, ज़्यादा जो आपकी खुस्सा के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं या आउटलेट्स पे ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे ज़्यादातर वर्क जो है खुस्सा कॉर्नर का वो ऑनलाइन है। अच्छा। बिकॉज हमने इसको ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था और हमारा मकसद ही ये था कि जो स्पेशली पूरे पाकिस्तान में और कराची में या बाहर जितनी भी ऑडियंस है जो पाकिस्तानी ट्रेडिशन लेना चाहती है और इनोवेशन के साथ लेना चाहती है तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। बाहर वाली जो हमारी पब्लिक है या बाहर की कोई भी चीज़ जो खुस्सा वहाँ पे अवेलेबल नहीं हमारे होते आउटलेट में वो नहीं आ सकते। और ऐसे भी अब ऐसा भी होता है कि लोगों को वही पुरानी तरह का खुस्सा चाहिए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दे वांट कि अब डिफरेंट हो। अब मिसाल के तौर पे हमारी हमारे आसपास के लोगों में नहीं, ठीक है। नहीं पुराने ये वाले जो है ये बहुत कैजुअल है कि यहाँ नॉर्मली घर में किसी के पास आते जाते पहन लें या कभी कोई ऑफिस में पहन लें, ऑफिस वेयरिंग है, कैजुअल वेयरिंग है। लेकिन इस तरह के जो खुस्से हैं लोग अपने खुद बताते हैं कि जैसे अब ये हमारा खुस्सा जब मैंने डिज़ाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा मतलब दुपट्टे का पल्लू ऐसा है। अच्छा। तो उसको सेम हमने कस्टमाइज करके इसके शूज़ पे कॉपी कर दिया क्योंकि और ये किसी ने कहा था मेरा ट्रक ऐसा है। पसंद आया। देखा हमारे घर के पास जो एक ट्रक है वैसा है। ऐसा होता है वैसे सारा काम है वैसे। एग्जैक्टली कि कोई आपको स्पेशली कोई डिज़ाइन भेजे कि मुझे इस तरह का प्रिंट या इस तरह का काम खुद से भी चाहिए। हमारा ज़्यादातर काम ही कस्टमाइजेशन पे, इनोवेशन पे है। हमारे कस्टमर हमें बताते हैं कि ये मेरा ड्रेस है और मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए या मुझे ये केरियाँ बनी हुई हैं मेरे ड्रेस पे, मुझे ये चाहिए। तो हम उसके हिसाब से अपने कारीगर के साथ बैठ के उसे कस्टमाइज करते हैं। ये थ्रेड वर्क है जी, थ्रेड ठीक है। और ये क्या है? ये पेंट वर्क है। ये पेंट वर्क है, ट्रक आर्ट है। ठीक है, ट्रक आर्ट है। कोई ये नहीं कहता इसमें लालटेन शालटेन टाइप भी कुछ बना के दीजिएगा करके? समुद्र चाहिए, एक दफा किसी ने कहा था कि मोर चाहिए, सब चाहिए मुझे, मोर चाहिए तो मुझे हाफ पे मोर चाहिए, फिर उसे हाफ पे मोर बना के दिया था। लेकिन ये हमारे एक्चुअली डिजाइन कस्टमर्स की तरफ से कस्टमर सेंटर्ड हम रहते हैं। तो क्योंकि ये साथ तभी डिजाइन बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं और इसीलिए सबको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक दफा हमारे खुस्सा कॉर्नर पे आ जाते हैं तो उनको पता है कि आपको चाहे जिस एज हो, जिस इवेंट के लिए चाहिए, हर चीज हर डिजाइन उस हिसाब से अवेलेबल होगा। ये चूड़ीदार के साथ भी अच्छा लगेगा, फ्लैपर्स के साथ भी अच्छा लगेगा, स्कर्ट्स के साथ भी अच्छा लगेगा और जीन्स के पैंट्स पे तो ये लगता ही प्यारा है। हमारे पास मैं भी लाई नहीं, एक खुस्सा बिल्कुल जीन्स का ही बनाया हमने। ओ जीन्स, जबरदस्त ब्लू जीन्स का। अच्छा चलिए ये बताइए, ये मैं एक बार खरीदूं और फिर भूल जाऊं, कितने दिन चलेगा? ये मेरे पास जो खुस्से हैं मैंने 3 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था और वो जो पहला लिया था वो अभी तक चल रहा है। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, मैं तो चेंज करती रहती हूँ पायदारी में, क्योंकि ये लेदर है। आप इसको चेक करें, ये लेदर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्पेशली जो नया खुस्सा होता है इसमें लेदर हमेशा पायदार है। सॉरी, अच्छा नहीं आप लेदर के हवाले से बता रही हैं। दूसरा ये बताएं कि जब जनरली खुस्सा लेते हैं, अगर हम जेंट्स भी खुस्सा कभी पहनना हो शादी में, वैसे तो पहना था, तो ये यहाँ से लगता है, ये नए खुस्से लगते हैं, इसके हवाले से भी कोई टोटका बताएं। देखिए आप, ये हमारे देखिए पहले जो ट्रेडिशन में पेट्रोलियम जेली थे नहीं अब आपको नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब अपने इसमें एक चीज ऐड की, ये सॉफ्ट पैड बनाया है। ये कस्टमर सेंटर्ड है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, खुस्सा कॉर्नर पे मिलेंगे। राइट, ये सॉफ्ट है बहुत। ये आप हाथ लगा, बिल्कुल सॉफ्ट पैड ऐड किए ताकि आपको बिल्कुल एक सॉफ्ट लुक है। और ये इस जगह दूसरा, और यहाँ से हमने इसको सॉफ्ट बनाया है। इसको ये आप देख रहे हैं, ये बहुत स्लीपी है, ये आपको काटेगा नहीं, स्लिप हो जाएगा। ओके तो ये इसलिए कस्टमर सेंटर्ड ही है क्योंकि कस्टमर जैसे बोलता गया कि ये अब काटता है तो उसको चेंज कर दिया। ये पिंक वाला आपका आइडिया था, ये कस्टमर के कहने पे बनाया? बस मुझे क्विकली बता। ये वाला जो है ये एक डिजाइन था करीबी, उसको कस्टमर ने बोला था। आपने आज पिंक पर आखिर में उठाया, मैं इस पे हैरान हूं। मैंने जानबूझ के किया ऐसा। उसके डिजाइंस को हमने अपने कारीगर के साथ बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ये बनवाया। थोड़ा सा प्राइस कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, जल्दी से बताएं। प्राइस इसकी डिफरेंट है, 1000 से शुरू होके इसके 6000 तक। बेहतरीन 6000 में क्या है, वो खूबसूरत भी है, पायदार भी है और जिसका कंफर्टेबल भी है, नहीं काटेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। साथ आप मौजूद थी और ढेर सारे खुस्से, ये सिर्फ यही नहीं है, एग्जैक्टली इससे भी ज्यादा वैरायटी। सबसे अच्छी बात है कस्टमाइज्ड है, यानी जिस तरह के खुस्से आपको पसंद है आप जस्ट शेयर करें अपना आइडिया। पाकिस्तान में यूँ समझा जाता था कि जैसे जिसे खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, अब ये लाइलाज है, वो कभी नहीं बच सकेगा। फिर कुछ तब्दीली सी आई, ऐसी तब्दीली आई कि लोगों को इलाज मिलने लग गया, कैंसर पेशेंट को इलाज मिलने लग गया, कैंसर के ख़िलाफ़ एक जंग छिड़ी और गरीबों की मदद भी होने लगी। बेहतरीन इलाज, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन सहूलतें फराहम की किसने?
शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ने। और अपनी मिसाल आप है ये हॉस्पिटल अपने टास्क की वजह से, अपने काम की वजह से और फिर गरीबों की मदद की वजह से। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों से कायम होने वाला ये हॉस्पिटल यानी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और तहकीकी इदारा पाकिस्तान में गरीबों की मदद के लिए, मुफ्त कैंसर के इलाज के लिए काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ा अस्पताल है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक मुस्तनद खैराती इदारा समझा जाता है, माना जाता है। 1994 में ये इदारा कायम हुआ और अब तक कैंसर में मुब्तला लाखों गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इदारे की माली इमदाद के लिए इमरान खान इब्तदा से लेकर अब तक फंड रेजिंग करते हैं। जैसा किरण आपने आज आगाज़ में भी बताया कि आज कराची पहुंचेंगे, फंड रेजिंग तकरीब है जिसमें शिरकत उन्होंने करनी है और कई नामवर फनकार और शख्सियात ये भी फंड रेजिंग में शरीक रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा माजी में देखें तो जब इमरान खान ने आवाज़ उठाई कि उनको कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तब हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़ास तौर पर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, वो आगे आए और उन्होंने काम किया। अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो अगर हम उस सफ़र को देखें और फिर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल उसके सफ़र को ना देखें तो ये तो मुमकिन नहीं। एग्जैक्टली तो आज हम सफ़र की बात भी करेंगे और फंड से मुतालिक बात भी करेंगे और किस तरीके से इलाज हो रहा है मुस्तहिक मरीजों का, इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, आप CEO हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि 24 साल तकरीबन हो गए लाहौर के हॉस्पिटल को, 3 साल पेशावर और अब कराची का हॉस्पिटल भी स्टार्ट हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अजीम सोच का नाम है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। काम का तरीक़ेकार क्या है यहाँ पर, क्या SOPs हैं जो फॉलो की जाती हैं और कितने जो पेशेंट्स हैं, यानी कितनी परसेंटेज पेशेंट्स की जिनका मुफ्त इलाज होता है? और अब तब से अब तक का सफ़र इसका पूरा अहाता कीजिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। आई थिंक आपने ये कहा कि कराची का अस्पताल शुरू हो चुका है, नहीं, उसका काम शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। मैंने कहा बात क्लियर रहे ताकि किसी को किसी सूरत भी कोई इबहम ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। शौकत खानम का मिशन जो है उसका ताल्लुक़ सिर्फ इस बात से था कि जो गरीब मरीज़ है उसके लिए जो औसतन ख़र्चा है कैंसर का आजकल के दौर में या किसी दौर में भी, वो इतना ज़्यादा है। आजकल मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा एवरेज एक मरीज़ के ऊपर खर्च होता है। तो एक आम पाकिस्तानी जो है उस घराने में एक शख्स जो है वो अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो ये ख़र्चा नहीं कर सकता। ये रसाई देने के लिए, एक्सेस देने के लिए अस्पताल बना। और जैसे आपने बताया कि सन 94 में शौकत खानम लाहौर शुरू हुआ, 2015 में पेशावर और इंशाल्लाह 3 साल और में कराची। तो इस सारे मिशन का मकसद ये है कि एक मियारी इलाज, और वो मियारी इलाज जो है वो गरीब आदमी की रसाई के अंदर रहे। इस जर्नी में हमें बहुत से चैलेंजेस भी आए हैं और बहुत सी सक्सेसेस भी आई हैं। आपने कहा सारा जर्नी बताई है, वो 25 साल का जर्नी सारा 2 मिनट में ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन उसके जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि हर साल मसलन 2018 की अगर मिसाल दें तो हर साल तकरीबन 9,000 के करीब मरीज़ नए जो हैं वो रजिस्टर होते हैं इलाज के लिए, और उसमें जो कैंसर के मरीज़ हैं उनमें से बेशतर का 75% से ज़्यादा का इलाज फ्री होता है। सही, ये वो फिगर है जो कि ओवरऑल दीज ईयर्स कंसिस्टेंट रही है, बल्कि ये 75% से कुछ ज़्यादा ही होता है। हम 75 कहते हैं ताकि आसान रहे और हम किसी सूरत भी हमें ये इल्ज़ाम ना हो कि हमने मुबालगा किया। तो 3/4 मरीज़ जो हैं उनका इलाज फ्री होता है। इसका मतलब है कि कुल्ली तौर पे उनकी तमाम टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सब कुछ। इस चीज़ को मुमकिन करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, एक तो ऑब्वियसली पैसे का चैलेंज है, और हम हर साल आप लोगों सब की मदद से, मीडिया की मदद से अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं और बताते हैं कि देखें ये काम हो रहा है, इसमें आप मदद कीजिए। हमारे मुल्क में लोग बेइंतहा फराख दिल हैं, कभी ऐसे मैंने नहीं देखा कि कोई कॉज हो और उसके लिए लोग पैसा ना दें। नेचुरल सी बातें देते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बताना होता है कि ये हम कर रहे हैं और हम भी एक क्रेडिबल कॉज है जिसके लिए आप स्पेंड कीजिए। दूसरा चैलेंज जो है वो लगातार हमेशा होता है अच्छी ट्रेंड मैन पावर का और सिस्टम्स का। अब ट्रेंड मैन पावर को रिटेन करना और उनको एक सिस्टम के तहत काम करवाना ताकि एक मियारी इलाज मुमकिन रहे, ये लगातार चैलेंज है। इसमें किसी दिन भी आप आराम से बैठ नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज़ है कि जिस दिन आपने उस पर नज़र हटा दी वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इस हवाले से एक बहुत अहम
इस 25 साल की स्टोरी का हिस्सा मैं बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। वो पिछले साल शौकत खानम का जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेट गोल्ड सील, एग्जैक्टली। तो इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 3 अस्पताल हैं जिनके पास ये है। और मैं समझता हूँ कि बतौर खैराती इदारा हमें ख़ास खुशी हुई इस सर्टिफिकेशन को हासिल करते हुए, क्योंकि कम से कम हम ये कहने के काबिल हुए कि देखें हम नहीं कह रहे, एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि आपके यहाँ सेफ्टी और पेशेंट क्वालिटी जो है वो अहमियत रखती है और एक मेयार के मुताबिक है। सही। और ये भी फरमाइएगा, अब तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आप कहीं से भी आप लोग पता नहीं लगने देते हैं कि कितनी मुश्किल से आप लोग ये सब कुछ करते चले आए। ये ज़रूर हमें बताइए कि अब तक जो हॉस्पिटल्स आप लोग बना चुके वो, और अब जो कराची में बनेगा ये सारे मामलात बहुत अच्छी तरह से चलते रहेंगे और ये दीगर हॉस्पिटल से बहुत आगे होंगे, चाहे वो इलाज मौलजी की सहूलत हो, चाहे वो ज़िंदगी बांटने का अमल हो, ये इस सब को आप लोग मेक श्योर करते भी रहेंगे आगे इंशाल्लाह। देखिए कोशिश हमारी रही है, जो आपने सवाल पूछा ना, इसका ताल्लुक सिस्टम से और इदारे बनाने से है कि ये नहीं कि आज आपने कर दिया और कहा कि यहाँ बात बस हुई। तो जब इदारे की सोच जो है, जो बेसिक उसकी सोच है, जो उसका फ़लसफ़ा है, ईथोस है, वो जब आप बुन देते हैं उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में, तो फिर ये चीज़ इंश्योर करना कदरे आसान हो जाता है। उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो प्रो पेशेंट है, नहीं मरीज़ की तरफ उनका रुख है, और सिर्फ ये नहीं है कि जो काम करने वाले, आप ज़ाहिर है काम करने वालों को भी आपने खुश रखना है, उनको अच्छी तरह पे करना है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है और उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया करनी है जिसके ज़रिए वो मरीज़ का अच्छा इलाज कर सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो महवर है, जो असल फोकस है, वो मरीज़ है जिसको आपने बेहतर सर्विस देनी। अगर आप ये सोच बुन देना अपने मिशन की सोच अपने रोज़मर्रा के ऑपरेशंस में, तो फिर ये थोड़ा सा हमें कंफर्ट हो सकती है कि आइंदा आने वाले सालों में ये चीज़ चलती रहेगी। ट्रेनिंग लगातार, जो फिज़िकल सिस्टम्स हैं आपकी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें भी जो हैं उसके ऊपर भी तवज्जो और फोकस देने की ज़रूरत है। उसमें सेफ्टी के क्या मामलात हैं, उसमें क्वालिटी के क्या मामलात हैं, क्या आप वो चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं कि नहीं। आप कहते हैं कि कमरा है, उसमें मिसाल के तौर पर मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन उसका जिक्र, नेगेटिव प्रेशर है, तो क्या आप उसको चेक भी कर रहे हैं कि वहाँ वो नेगेटिव प्रेशर है या नहीं। हैंड हाइजीन टाइप चीज़ें हैं जिससे हमारे यहाँ आजकल अस्पतालों में इन्फेक्शन फैलती है, तो क्या आपके स्टाफ जो आपका अमला जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर स्टाफ, क्या वो हाथ साफ़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं मरीज़ को जाने से पहले। अभी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनके दूर तक जो है इम्पैक्ट है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए लगातार ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, एवेलुएशन, थिंकिंग, इसको कैसे बेहतर करें। और इसके अलावा ये भी कि नई रिसर्च का होना, जिद्दत के साथ में इलाज के नए तरीक़ों पर जाना, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना, इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर काम करते हैं आप लोग। यकीनन जी। देखिए मैं कई दफ़ा लोगों को बताता हूँ कि अगर आप आज से ना 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी बिल्कुल जो उस वक्त की स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल की किताब उठाएं ना, तो आज उसको उठा के देखें ना, तो वो अब आप मुस्कराई दिए दोनों, वो मज़े का खेज़ लगती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि साइंस और जो कटिंग एज है मेडिसिन में, वो वक्त के साथ आगे चली जाती है और इतनी तेज़ी से आगे जाना शुरू हो गई है कि वो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ इन स्टेप होने के लिए ज़रूरत है कि आप इस पर इन्वेस्ट करें, आप लोगों की ट्रेनिंग उसी एज पे साथ साथ चले और आपके सिस्टम्स भी उसके साथ मैच अप करें। जो चीज़ आज से 5 साल या 10 साल पहले स्टेट ऑफ द आर्ट थी, वो आज नहीं है। तो इसमें कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये हमारा एक चैलेंज है। इसमें हमें मॉनेटरी चैलेंज भी आता है। कैंसर के इलाज में बहुत सी बेहतरीन नई दवाइयाँ आ चुकी हैं ग्लोबली, और उनमें से बहुत सी अभी तक पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल नहीं भी हैं, क्योंकि लेकिन आप लोगों के पास, हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हर साल आजकल बिल्कुल नई चीज़ें आ रही हैं और उनके जो खर्चे हैं, जो उनके कॉस्ट हैं, वो डबल ट्रिपल से बाहर है। वो 10 गुना ज़्यादा हो गई हैं या उससे भी ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरत है, जैसे आपने शुरू में कहा, कि तहकीक में हम शामिल रहें, रिसर्च में हम शामिल रहें, तभी आपको एक्सेस रहेगी उन दवाइयों की और उन टेक्नोलॉजीज़ की जिसमें हम हैं। हम तो इस वक्त कंज्यूम करते हैं ना जी, वेस्ट में चीज़ बनती है, हम उसको ख़रीद लेते हैं और फिर बहुत महंगे दामों ख़रीदते हैं, नेचुरली किसी और की बनाई हुई। तो जब तक हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल उस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं होगा, हम ये लगातार ख़रीद नहीं कर सकते। और ये जो एक प्यारी सी चेन है,
इसका हिस्सा अगर आम लोग बनना चाहें, वो भी हेल्प करना चाहे, वो भी आगे आना चाहे, तो अगर आप चाहें तो बताइए ना कि वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जी कि चाहें का तो सवाल ही नहीं, वो चाहते हैं और करते हैं और करते चले आए हैं। सिर्फ याद दहानी की ज़रूरत है शायद, और आपकी बहुत मेहरबानी, आपने याद करा दिया। मैं समझता हूँ कि जो तमाम हमारे लोग हैं इस मुल्क में, 10 रुपए से या 1 रुपए देने वाले से लेके हज़ारों लाखों करोड़ों तक देने वाले सब मौजूद हैं। और ये हस्पताल यहाँ तक पहुँचा, ये मिशन यहाँ तक पहुँचा ही सिर्फ इसलिए है कि इसको अवामी और अमूमी सपोर्ट हासिल रही है। अगर ये ना होती तो ये यहाँ तक पहुँचता। इस वक्त हम फ्लैश भी कर रहे हैं आपके अकाउंट नंबर भी और टोल फ्री नंबर भी, यही 2 तरीके हैं जब कोई आपको रीच कर सकता है। और इसके अलावा जी वेबसाइट मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अपनी उसके मुताबिक देख लीजिए, आप जाके बैंक में भी दे सकते हैं, चेक भी भेज सकते हैं। और हमारे बहुत से यंग और नए लोग और कई हमारे सीनियर लोग जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरह यूज़ टू हैं। तो वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन भी डोनेट करने की तमाम मौके हासिल हैं। 3-4 तरीके हैं जिससे आप डोनेट कर सकते हैं, और ये हम फ्लैश भी इस वक्त कर रहे हैं। अब सर ये बताइएगा, तकरीबन 32 बिलियन रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं इलाज मुआवजे में, ऐसा ही है मेरी फिगर? जी हम उसको क्यूमुलेटिव फिगर जो है तकरीबन 40 अरब के करीब। हर साल का जिस तरह बजट आप लोग एलोकेट करते होंगे, 2019 का क्या बजट है? इस साल का जी 13 अरब रुपया है, 13 बिलियन रुपीज़, जिसमें से 8.5 अरब रुपया जो है वो ज़कात और डोनेशंस की मद में आएगा। सही। जो बाकी इनकम है वो अस्पताल अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज, लैब कलेक्शन सर्विसेज एट्सेट्रा इनसे इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जो 8.5 अरब है ये कुल्ली वो है जो डोनेशंस या ज़कात की मद में आता है। और ये वो रकम है जिसके ज़रिए गरीब मरीज़ का इलाज मुमकिन होता है। ये तयन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट गया है, तो जो भी जाएगा और वो कहेगा कि मैं इलाज चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता हूँ, प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा ख्याल है कि मुल्क भर में तकरीबन 1,70,75 अब इस रेंज में 1.25 लाख के करीब नए कैंसर के केसेस होते हैं। ठीक, उनमें से हमारे पास तकरीबन 50,000 हमारे वॉक-इन क्लिनिक्स में 1/3 150% इसके लगभग हमारे पास पहुंचते हैं। अब हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जाहिर है वो तमाम 50,000 मरीज जो हैं वो नहीं ले सकते। अच्छा, अब उस कैपेसिटी हम इसको विम्सिकली भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आया उसमें प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है ऐसी चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें जो इतनी काबिल इलाज ना हो और एक बहुत काबिल इलाज शख्स जो है वो बैठा रह जाए। तो हमने ये तयन करना होता है कि वो कौन से कैंसर्स हैं और वो कौन सी स्टेजेस हैं जिनका हम बेहतर तौर पे इलाज कर सकते हैं, जिसमें हम कोई आउटकम दे सकते हैं। फिर उनको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, और जो बाकी लोग रह जाते हैं उनको हम रेफ़र करते हैं दूसरी जगहों पे, या उनको समझाते हैं कि मुमकिन है कि इस वक्त आपके कैंसर का इलाज इस वक्त मुमकिन नहीं रहा। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। जो आपके पास उम्मीद लेके आया है, अगर आप उसको ये कहें कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं, तो नेचुरली, और इसमें कई दफ़ा हमें क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, और हम उसको बोल्डली एड्रेस करते हैं। हम ना उससे छुपते हैं, ना हम उसको अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं। हम समझते हैं कि इन तमाम मरीज़ों का इलाज करने के लिए जो मुल्क भर में नए कैंसर के केसेस दरियाफ्त होते हैं, हमारा ख्याल है कि शौकत खानम जैसे 12 से 15 टोटल हस्पताल हों तो फिर जाके ये सारे लोग कैटर किया जा सके। एक ऐसा पेशेंट जिसने दरवाज़ा खटखटाया शौकत खानम का, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो तरीक़ेकार बताएं। वो आया, उसके बाद से लेके इलाज के कंप्लीशन तक। ठीक है जी, हमारी 4 वॉक-इन क्लिनिक्स हैं, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में। सही। मरीज़ आया, या तो वो कैंसर का डायग्नोसिस हाथ में लेके आया, कहीं और से टेस्ट हुआ, या सस्पिशन है। दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि जो अब तक टेस्टिंग हो चुकी है वो काफ़ी है एक वाज़े तशख़ीस के लिए, दोबारा टेस्ट चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए। अगर तो वाज़े तशख़ीस हो चुकी, हम उसी वक्त तयन कर देते हैं कि इनकी ये स्टेज है, इस मरीज़ को हम अपने सिस्टम में लेकर उसका भला कर सकते हैं या नहीं। अगर भला कर सकते हैं हम उनको एक्सेप्टेंस कर देते हैं, उनको टाइम दे देते हैं, और यूजुअली विद इन 1 और 2 वीक्स उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो लोग जिनको आपने एक्सेप्ट कर लिया। बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ अभी मुबहम है, कुछ डायग्नोस है, ठीक है, आपने उनसे कहा कि आप ये टेस्ट करवा के ले आइए तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। फिर यानी उनको रिकॉल करते हैं, हम उनको दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं, वो टेस्ट करवा के दोबारा आते हैं, फिर ये फैसला हो जाता है कि वो एक्सेप्टेड हैं या नहीं। अच्छा, अब जो लोग तो एक्सेप्ट हो गए सिस्टम में, उनको मैंने आपसे अर्ज़ की, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई,
अक्सर औकात उनके कैंसर के मुताबिक जो स्पेशलिस्ट है उसके साथ अपॉइंटमेंट मिलेगी। और ये कितनी जल्दी मिल जाती है? ये विद इन 1 to 2 वीक्स मैंने आपसे बताया। कुछ चीज़ों में जो है, जो बहुत अर्जेंट टाइप कैंसर्स हैं, लुकीमियाज हैं या कुछ ऐसे बहुत रैपिडली डिवाइडिंग जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें इमरजेंसी होती है, उनको तो 1-2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन अक्सर को 1-2 हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर, बल्कि हम अपने लिए हमारा एक क्वालिटी बेंचमार्क है जिसको हम मेजर करते हैं कि हमारा वॉक इन से एक्सेप्ट हुआ हुआ मरीज़, वॉक इन क्लिनिक से एक्सेप्ट हुआ हुआ मरीज़, उसकी पहली अपॉइंटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कितनी है एवरेज, और वो हमारी जो हमारी बेंचमार्क हमने तयन किया हुआ है उसमें से कितने फ़ीसद मरीज़ उससे बाहर जाते हैं। तो वो भी हम मॉनिटर और एवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, म्यार आप छोड़ नहीं सकते जब तक आप उसको लगातार फॉलो नहीं कर रहे। अब फिर वो अपनी पहली अपॉइंटमेंट पे आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। सही ऐसी चीज़ है जिसने पहले सर्जन को देखना है, पहले वो वहाँ आएगी, जिसने पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को देखना है, जिसने रेडिएशन के पास, ये ट्यूमर बाय ट्यूमर सेपरेटली वो जाते हैं। उस पहली क्लिनिक में उनके पहले डायग्नोस्टिक्स देख ली जाती हैं, उनको जो कोई और इजाफी चीज़ें चाहिए वो कर ली जाती हैं, और उनको जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ भी अपॉइंटमेंट दिलवा दी जाती है। लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं हमारे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से उनका इलाज होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर लेके आए हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पेशलिस्ट भी देखेगा, GI का उसी फील्ड का सर्जन भी स्पिंग में होगा, उसी फील्ड का रेडिएशन का स्पेशलिस्ट भी होगा, उसी का मेडिकल में आपको रेडिएशंस भी शायद चाहिए, कीमोथेरेपी भी। तो ये सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे बैठते हैं। कैंसर का स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन वाला, ये सब बैठते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। मरीज की सारी डिटेल अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, बारी बारी एक ही जगह। तो वो उस चक्कर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन चक्कर के अवॉइड से भी एक आगे बात है, वो ये है कि जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो वो मशावरत करके कंसल्टेशन से फ़ैसला होता है, जिसमें कोई एक शख्स थोड़ी सी कोई ऑड या अनयूजुअल या नॉर्मल रूटीन और साइंस से हट के फिर फैसला करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे बात करती हैं कि नहीं इसको ऐसे करना है, तो 3 लोग और बैठे हैं, वो कहेंगे भाई नहीं, लेकिन इस स्टेज के मरीज़ के लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो तो ये कहती है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं। तो ये कलेक्टिव विजडम से फैसला होता है, और हर मरीज़ का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इस ट्यूमर बोर्ड के ज़रिए डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो सिस्टम में आ जाता है। फिर वो जो है फिर वो फॉलो किया जाता है। अब मसलन उनको अगर सर्जरी होनी है तो उनको सर्जरी का टाइम दे दिया जाएगा, उसमें उनके सर्जरी से पहले के जो चेक्स हैं, एनेस्थीसिया की एवेल्युएशन है, ये वो चीज़ हो जाए। अगर रेडिएशन है तो वो रेडिएशन प्लानिंग के उसमें प्रोसेस में पड़ जाएंगे, और अगर कीमोथेरेपी है और ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि बहुत सी चीज़ें इन पैरेलल भी शुरू हो जाती हैं। ओके, और ये स्टार्ट हो गया, फिर ज़ाहिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कितनी इसकी ड्यूरेशन चाहिए और उसका इलाज कंप्लीट। और फिर ये टिपिकली 6 माह से के लगभग अरसा होता है। लुकीमियाज में ज़रा ज़्यादा अरसा होता है, नेचुरली सालों में बात चली जाती है, लेकिन मिसाल के तौर पे 6 माह में, साल में ये मुकम्मल हो गया इलाज। उसके बाद मरीज़ को बता दिया जाता है कि अब आपको फॉलो अप साल के बाद की ज़रूरत है, 6 माह के बाद की ज़रूरत है, या जो भी हर डिज़ीज़ के मुताबिक इसको टेलर किया जाता है, यानी ये जेनेरिक नहीं है, हर कैंसर के टाइप के मुताबिक दिया जाता है। चूँकि हॉस्पिटल के अंदर वो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा मौजूद है, जो कि हमारा खुद सेल्फ बिल्ट है, उसके ज़रिए ये जो कोऑर्डिनेशन है इसमें आसानी हो जाती है। अपॉइंटमेंट्स में, डॉक्टर्स के दरमियान कम्युनिकेशन में, डॉक्टर्स और नर्सेस के दरमियान कम्युनिकेशन में, मुख्तलिफ टीम्स आपस में उसके ज़रिए कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स सा मसला है, क्योंकि इसमें एक शख्स नहीं है ना जी, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट नहीं है जिसने इलाज करना है, बहुत सी मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं। फिर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसमें आपने चेस्ट के स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है, या मैदे के स्पेशलिस्ट से करना है, या इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर से करना है, तो वो सारी कंसल्टेशंस भी इसी के ज़रिए। और ये सब कुछ हो मरीज़ के फ़ायदे के लिए रहा है, फोकस एक है। अच्छा, बिल्कुल ना, चलते चलते आखिर में थोड़ा सा इस बारे में बता दें, कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल क़याम कब तक मुमकिन होगा, कब तक काम शुरू करेगा? हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 3 साल के अरसे में आपको एक वर्किंग हॉस्पिटल आपके सामने होगा। ये कराची का अस्पताल जो है, ये बाकी दोनों अस्पतालों से साइज़ में बड़ा है। प्लानिंग के जो वक्त अभी जो नक्शा है कम से कम डबल साइज़ का है, और ये DHA सिटी में बन रहा है। इंशाल्लाह अभी ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है, सही, और हम समझते हैं कि 3 साल में इंशाल्लाह 3 साल में भी मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद भी ये सफ़र जारी रहे, और भी हॉस्पिटल्स बने। जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा बनेंगे तो जितने पेशेंट्स हैं, जिस तरह 1,20,000 फॉर दैट मैटर अगर हैं, तो सबका इलाज हो, ये बहुत अच्छा बात है। थैंक यू सो मच सर। साथ आप मौजूद है शौकत खानम से मुताल्लिक आपने सफ़र की भी बात की, और कलेक्टिव विजडम के जरिए इलाज होता है, यानी बहुत से डॉक्टर्स इकट्ठे बैठते हैं, फिर फैसला होता है कि इसका इलाज किस तरीके से स्टार्ट होगा,
और एक्सेप्टेंस से लेके इलाज के इख्तिताम तक पे फॉलोअप सब पर उन्होंने बात की और साथ में फ्लैश किया अकाउंट नंबर और टोल फ्री नंबर जहां पर आप डोनेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। ईद की खुशियाँ मनाएं, इसकी आज हम बात करते हैं किस तरीके से गरीब वालिदैन बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े ले सकते हैं। ये फैसलाबाद से खबर है, बहुत खूबसूरत खबर। एक दुकानदार ऐसा है जो कारोबार करने के साथ साथ मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त कपड़े बांट रहा है। शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। मैंने ईद के लिए लिया है, मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी, प्यार लगेगा। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम ईद के लिए कपड़े नहीं लेते। उदासी खुशियों में बदल गई। ईद के नए कपड़े मिले तो नन्ही ईशा खिल उठी। फैसलाबाद के इलाके डी टाइप में दुकान पर लगे बैनर ने मुस्तहिक बच्चों के चेहरे खिला दिए। पापा घर कपड़े ले कर दे सकते, बिना हमने इधर आ लिए। मनपसंद कपड़े मिलने पर बच्चों को मुस्कुराता देखकर दुकानदार उस्मान को भी दिली सुकून मिला। हमने जैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, इस तरह हमारा दिल करता है कि जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं करते सफ़ेद पोश हैं, वो भी आएँ और अपने बच्चों को इस तरह नए कपड़े लेकर दें। इस मकसद के लिए हमने ये कदम उठाया। वालिदैन कहते हैं एक तरफ मुनाफाखोर लूटमार कर रहे हैं तो दूसरी जानिब उस्मान जैसे लोग गरीबों में खुशियाँ बांट रहे हैं। मुफलिसी के मारे इन बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने का ये तोहफा किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। खूबसूरत रिपोर्ट शाहीन शहजादी की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। उस्मान जो कि शॉपकीपर हैं यहाँ के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, वेलकम टू नया दिन। गरीब और मुस्तहिक बच्चे, इनमें खुशियाँ बांटने का आपका ये जज्बा, ये आइडिया कैसे आया था, कब आया था? मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले मुझे बताएं प्लीज़। जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए पसंद किया। बेशक, जैसा कि हमारा गारमेंट्स का काम है, हमारे पास बहुत सारे गरीब और फैमिलीज़ भी आती हैं, अमीर फैमिलीज़ भी आती हैं। ऐसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो हमारे पास एक फ़ैमिली आई, बहुत ही शक्ल से लग रहा था यानी काफ़ी गरीब है फैमिली, यानी अफोर्ड नहीं करते कपड़े। तो वो औरत जो है ना, वो ये बात करते करते उसके आंखों में पानी आ गया कि हमारे जो बच्चे ना तंग कर रहे हैं कि हमने इस ईद पे नए कपड़े पहनने हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको ईद के नए कपड़े दे सकें। तो ये चीज़ देखनी थी। तो मैंने अपने भाई के साथ अपने घर में जाकर डिस्कस किया क्यों ना हम ये ऐसा कोई स्टेप लें, अपने फैमिली में यानी एक बजट मखसूस करें जिससे हम जो है ना ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको नए कपड़े लेकर दे सकें। वहीं से उस औरत या उस फैमिली की तरफ से हमें देख कर ये आइडिया आया। ओके, और ये पहली दफ़ा है कि आप ईद से पहले ये दे रहे हैं या पिछले रमज़ान भी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ था? पिछले रमज़ान में भी किया था, लेकिन ऐसा कोई यानी इतना हमें वो आइडिया नहीं था कि ये इस बार जो इतना वायरल हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरे कहाँ से आपको बताने से थे, कहाँ से हमें ये लोगों ने मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, अप्रिशिएट किया और मदद के लिए भी कहा। तो इस साल हमें ज़्यादा हमारा जो है ना काम हुआ है। और जो लोग आपके पास वैसे भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यूं ही भी आते हैं, क्या आप उनसे कहते हैं कि आप भी इस अच्छे काम में हमारा हाथ बटाएं कि आपकी तरफ से भी एक तोहफा चला जाए, या लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ, ना किसी ने कहा है कि हम हिस्सा डालना चाहते हैं। आपने कहा हम सिर्फ अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम अपने तौर पे हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक जो चीज़ मैं अब समा के रेफरेंस से ये बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत से डिज़र्व जो हैं वो तो ये चीज़ ले जाते हैं। कुछ ऐसे नॉन डिज़र्विंग लोग हैं जो जब से ये ऐड जो वायरल हुई है, जो पिक्चर वायरल हुई है, उसके बाद बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल आ जाते हैं और लग रहा होता है कि ये अपने लिए, अपनी मेड के लिए कपड़े ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेके दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमें फ्री कपड़े दें। तो इस वजह से हमारा जो बजट है, जो हमने महसूस किया था अपनी फैमिली में मिलकर कि इतना हमने डोनेट करना है, ये चैरिटी में देना है, तो वो हम जो है ना ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब आपको मेरे ख्याल से ना फिर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तो जिनकी हेल्प कर रहे हो उनको भी देखें आप, और फिर उसके बाद में लोगों से भी आप कह सकते हैं मैं इस काम के लिए मेरा जी चाहता है मैं आ जाऊँ।
आपकी शॉप पर। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो अगर 2000 का सूट नहीं ले सकते, कम से कम 1000 का ले सकते हैं, वो ना आए, जो बिल्कुल नहीं ले सकते वो हमारे पास आए, हम उनको जो है ना कपड़े फ्री लेकर दें, यानी जो बिल्कुल। और उस्मान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बजट मखसूस आप करते हैं और फिर जो लोग आपके पास आते हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनको आप वो कपड़े देते हैं, बेसिकली खुशियाँ बांटते हैं, ये तयन किस तरीके से होता है कि जो यहाँ पर फैमिली आई है और जिसको कपड़े चाहिए और वो मुस्तहिक भी है, इसका फैसला कैसे होता है, इसका तयन कैसे होता है? देखिए, हमारे पास तो पैमाना नहीं किसी को जज करने का, ना हम इस काबिल हैं कि किसी को ये सोचें कि हम देना है, ये नहीं देना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है इस नेक काम के लिए। तो हम सिर्फ एक फॉर्मल एक उससे बात कर लेते हैं कि आप वाकई डिजर्व करते हैं, आपको चैरिटी और वो जो भी पसंद करें, जितने भी कपड़े पसंद करें, वो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर एक फैमिली है, उसके 8 बच्चे हैं, हम उसको ये भी कह देते हैं कि अगर आप 8 बच्चों को तो हम नहीं दे सकते, आप ऐसा करें 4 बच्चों का ले जाएं, या जिसके 4 हैं उसको कहते हैं आप 2 बच्चों का ले जाएं, ताकि हम बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। तो ये नहीं आप इस तरह से सहूलत नहीं करते अपने लिए कि भाई मैं 6 साल तक के बच्चों को दूंगा या मैं 9 साल तक के बच्चों को कपड़े दूंगा, इनके कपड़ों के ये जो साइज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है? मैंने आइडिया दिया आपको, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमारा जीरो साइज से लेकर हमारे पास फुल एज तक कपड़े हैं, तो हम सबको कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब ना ये शॉपिंग की और अच्छे काम की बात तो है, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइएगा, आम दिनों में लोग आपके पास आते हैं तो आप वही रेट्स लेते हैं जो सारे दुकानदार ले रहे होते हैं, जो सारी दुकानों पर महंगे महंगे कपड़े मिल रहे होते हैं? खरीदार के लिए थोड़ी सहूलियत नहीं होती आपके यहाँ? छोटी सी सोसाइटी है जहाँ पर हमारी ये शॉप है, इतना बड़ा हमारा सेटअप नहीं है, ना हमारा इतना कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि हमारी जो सराउंडिंग्स में गरीब लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प की जाए। तो हम ऑलरेडी इतने लो रेट पे चीज़ें सेल कर रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे जो मार्केट में जाके कस्टमर परचेज नहीं करते तो वो हमारे से करने लगे। हमें बड़ी खुशी है जी, हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ बड़ी कोऑपरेट कर रही हैं, तो उन्हीं की बदौलत हमने ये स्टेप लिया है और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि ये रमज़ान तक, उससे अगले रमज़ान तक ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह उस्मान आपने पहले कहा कि वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपसे आगे कहें कि हमें कपड़े दो, तो ये एक मामला है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, फिर आपके बजट आउट हो जाते हैं। एक तो ये बात मैं चाहूँगा दोबारा से आप कहें, ये बात आप कहें समा के तवज्जुह से, साथ अगर आप डोनेशन के लिए अपील करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग जो कल से ये 10-15 दिन से हमारे पास आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोग आएँ जो वाकई अपने बच्चों को कपड़े नहीं लेकर दे सकते, ठीक है? जैसे कि पूरे मुझे तस्वीरें, पिक्चर्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो अपने लोग अपने घरों की तस्वीरें, अपने बच्चों की तस्वीरें, अपने जो बीमार बाप है उसकी तस्वीरें बना भेज रहे हैं कि हम ऐसे कपड़े, वो मुझे लगता है वो जैसे वो सही हैं, ये जो हमारे पास आ रहे हैं वो सही हैं, लेकिन हम मैं ये जान नहीं सकता एग्जैक्टली। तो ये खुद ही एक अपने आप से सोच के आए कि हम नहीं ले सकते कपड़े, वो हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह हम उनको लाजमी जो है वो कपड़े देंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है इस हमारे नेक काम के लिए, कोई तो करना चाहता है, तो हम बिल्कुल उसके लिए एग्री हैं। बिल्कुल, और डोनेशंस होनी चाहिए ताकि आपका बजट बढ़ जाए, ताकि जो मुस्तहिक लोग आ रहे हैं आप उनमें खुशियां बांट सके। बस लास्टली मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, जी आप बात मुकम्मल करें। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था जी कि हमने ये प्लान किया था कि एक और चीज़ हमने प्लान की थी कि अगर हम सब मिलकर जो अफोर्ड करते हैं लोग, हम ये सोच लें कि हमने अपने बच्चों के लिए अगर सूट लेकर देने, अगर हमने महसूस किया होगा कि 2000 का या 1000 का या 1500 का सूट लेकर देना है अपने बच्चे को, तो हम उसको आधा कर लेंगे, आधा अपने बच्चे को कपड़े दे दें और आधा एक ऐसे बच्चे को कपड़े लेकर दें जो नहीं ले सकता। बात तो अगर हम ये सारे मिलकर ये फैसला कर लें तो मेरा ख्याल है ये सबको नए कपड़े मिलेंगे, फिर सबको ईद पर ईदी मिलेगी। अब ये बता दें कि ये ऑफर सिर्फ ईद तक है, चांद रात तक है? जी, चांद रात तक। अगर कोई और सपोर्ट ना मिली तो फिर तो ठीक है, इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। बहुत नेक काम करें, अल्लाह आपको ये मदद करेगा बेशक। उस्मान, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक आप बात कर रहे थे किस तरीके से आपके अफराद में खुशियाँ बांटते हैं, और अल्लाह करे ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, ये खुशियाँ बांटने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए।
कपड़े बहुत खास होते हैं, हर कपड़े आम कपड़े थोड़ी होते हैं कि सस्ते में सिल जाएंगे। आम सस्ता हो या महंगा, मुझे खाना है आम, और ढेर सारा आम हो, आम हो। शायर जिसके बारे में कह गए, आम इंसान जिसको अपने दिल में सजाए हुए है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बादशाह सलामत आ गए, आम आ गए, मार्केट्स में दिखाई दे रहे हो। कम है। अच्छा, मैं गया एक रेडी पर ना, आम की पेटी थी, मैंने कहा भाई रेडी आम दे दो, उसने कहा ये बिक चुके हैं। मतलब यार आम भी नहीं मिले, बिक गए आम, सारे आम बिक गए। आम बहुत खास होते हैं और बादशाह सलामत है तो खास तो हैं, तो इसलिए आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अरीज हमें ज्वाइन करें, शी इज़ अ फूड एक्सपर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। नया दिन में आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये आम कितना खास है, पहले मुझे ये बताएं इसमें क्या कुछ होता है। आम जो है ना वो किसी वजह से बड़ा खास है, ठीक है। उसकी वजह ये कि इट्स अ वेरी होलसम फूड। ओके। इसकी कैलोरी इनटेक भी बहुत आपको पता है, सबको पता है कैलोरी, और मीठा होता है तो शुगर कंटेंट भी पता है। लेकिन ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी हम लोग डराने के लिए बताते हैं कि मीठा बहुत है, ये नहीं खाना आपने, बहुत हैवी हो जाता है। इसके गुड पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं क्योंकि इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। एंड विटामिन सी क्या है, हमारी बॉडी में नेचुरली जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारी कार्डिक जो है हेल्थ उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन गोरे हो जाते हैं। देखिए अगर विटामिन सी खाएंगे ना तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। ठीक है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। एंड व्हेन जो ब्लड सर्कुलेशन, आम खाओ, लस्सी पी लो तो खून बनता है। हाँ, और जब आपकी सर्कुलेशन अच्छी है ना, ऑटोमेटिकली ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। तो आप आम खा लें, आप आम विटामिन सी के आप लाइक इतना एक आम में इतनी विटामिन सी होती है विच इज़ मोर देन योर डेली रिक्वायरमेंट। तो आप एक आम के साथ जो है ना अपनी डेली रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्स लेने का आदत हो गई हुई है तो हम फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन आम खा सकते हैं। आज मैं वो कह रही हूँ, डॉक्टर जो है वो आपको कह रहा है कि खा सकते हैं आप, इजाज़त मिल गई है। और उन लोगों का क्या जो एक आम पर नहीं रुक सकते, उनको अनगिनत आम खाने होते हैं और उनको डराया जाता है कि आम तुम्हारा वजन बढ़ा देगा। देखो क्योंकि शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, फाइबर भी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आम बहुत अच्छा है। ठीक है, विटामिन ए की भी बहुत अच्छी सोर्स है, लेकिन शुगर कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा है। और साइज क्योंकि बड़ा होता है आम का, और हम खाते भी बड़े आम हैं और तो ढेर सारे खाते हैं, तो इस वजह से काट के खाते तो और ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उसको बैलेंस आउट करने के लिए कि आप इस तरह खाएं कि फिलिंग थोड़ी सी हो जाए, कभी उसकी स्मूदी बना के ले लें, उसको किसी चीज़ के साथ। सारी ऑप्शंस बता दें, तसल्ली के साथ बताएं सारी ऑप्शंस। देखो स्मूदी हो गई, देखिए स्मूदी आप बना सकते हो, उससे होगा कि आपने दूध का भी इंटेक कर लिया, दही का भी इंटेक कर लिया, आम का भी कर लिया, और इट्स फिलिंग, तो आपको ज्यादा खाने का वो नहीं होगा, फिर गैप आ जाएगा और फिर दूध दही भी ऐड हो जाएगा तो और अच्छी बात है। आप ये कह सकते हैं लाइक मजीद आपने उसको हेल्दी कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ये कि आप आम की ड्रिंक्स बना सकते हैं। आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो इफ्तार में हम लोग बहुत सारे शरबत और रंग बिरंगे शरबत पीते रहते हैं, तो आम अभी आ गया है तो आम की ड्रिंक्स बना के पी सकते हैं। आम की ड्रिंक, बस आम को पानी में शेक कर लें? नहीं, उसके साथ मिंट आप ऐड कर सकते हैं, मैंगो लेमनेड बना सकते हैं। ठीक है, ऐड अ बिट ऑफ लेमन, बिकॉज लेमन जो है वो आपकी गट सिस्टम भी अच्छा करता है, मिंट जो है वो सूदिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और लेमन जो है वो नेचुरली फैट बर्नर भी है। ठीक है, तो आप उसको मैंगो के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा जो मैंगो से वजन बढ़ेगा, लेमन उसको फैट बर्न कर देगा, तो बैलेंस हो जाएगा, मजे का मजा हो जाएगा। और वही बात है ना कि आप हम लोग फ्लेवर के लिए खाते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा वो एक जो एपेटाइट होती है वो इतनी होती है, हम फ्लेवर के लिए खा रहे होते हैं, तो फ्लेवर तो हमें मिल जाएगा उसमें। अच्छा, वैसे तो ना मुझे वही तरीका पुराना पसंद है कि आप चपाती के साथ या बेसन की रोटी के साथ में उसको खा लें, लेकिन आजकल मैंने देखा कि कुछ नए रेसिपीज़ भी हैं कि जिसमें आप उसको सैलेड्स के साथ में खा सकते हैं, उसको वेजेस के सब्जियों के साथ में जो है ना उसको मिला सकते हैं। फ्रूट सैलेड्स जो बनती हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा मैंगो डाल दें तो आपको वो जो, क्योंकि हम सैलेड्स के अंदर भी ऐड लॉट ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको क्योंकि टेस्ट एनहांस करने के लिए, तो मैंगो जो है वो नेचुरली इतना रिच फ्लेवर में कि आप उसको सैलेड्स के साथ ऐड करेंगे, आप ग्रीन्स की जो जितनी भी वो है गुड न्यूट्रिशन वो भी ले रहे हैं, और आम का आम हो गया, और आंखों को भी भला लग रहा है। exactly. आंखों को भी भला लग रहा है, अभी से रोज़ा लगने लग गया। और एक अच्छी कैरी की चटनी, ये कितनी मुफीद है? देखिए ये बहुत अच्छी है, बिकॉज डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, एंड कंपेयर टू ये जो प्रॉपर जो आम होता है उससे कैरी जो है वो कंपेरेटिवली हेल्दी है और लो इन कैलोरी है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक जो कार्ब होती है वो पूरे शुगर फॉर्म में नहीं आई होती, इट्स मोर, और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैरी की चटनी बहुत अच्छी है, आप खाएं। और आजकल वही बात है कि जैसे आपने इफ्तार की टेबल पे रख ली तो यू कैन ऐड इट विद चाट वगैरह आप ले सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ओके, अब मुझे ये बताएं कि सॉरी आप
पकौड़े भी रखे सब आ चुका है आज सब, और इफ्तारी दूर है, इफ्तारी दूर है और वो खुशी हो रही है कि डॉक्टर्स परमिशन भी मिल रही है। अच्छा पता है ये अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ना तो इट्स लाइक डाइट का मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने छोड़ देने, आम भी नहीं खाने, पकौड़े भी नहीं खाने, खाना सब कुछ है, उसका किस तरीके से किस टाइम पे खाने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रोज़ा इफ्तारी की, मैंने खजूर खाई, उसके बाद में मैंने वो जो आपने मुझे मैंगो वाला जूस बताया है, मिंट वाला, मैंने वो लिया और उसके बाद में मैंने पकौड़ों पर हमला कर दिया। ये बिल्कुल सही ऑर्डर में जा रही हूँ मैं? लेकिन हमला नहीं होगा ना फिर जब आपने वो मैंगो का ड्रिंक लिया ना या मैंगो की स्मूदी ली तो वो आपको ऑटोमेटिकली एपेटाइट कम हो जाएगी। आधा ग्लास गुड, नहीं पूरा ग्लास नहीं, पूरा ग्लास में अगर आप पकौड़ों की तरफ जाए ना, एक आध खा लें, ज़्यादा ना खाएं। शेल्फ लाइफ आम की वैसे कितनी है? देखिए अगर आप बाहर रखेंगे क्योंकि कराची में जैसे ह्यूमिडिटी बहुत गर्मी है तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मैक्सिमम फ्रोजन फूड तो रखना नहीं चाहिए, आप फ्रिज में रखें। यही पूछना था, यही कहलवाना था मैंने आपसे कि जब भी आप ताज़ा जितना भी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज करते हैं ना, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह, तो उनकी नेचुरल जो प्रोटीन और वाइटामिन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब आप निकालते हैं तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल करते, यू जस्ट टेकिंग द फ्लेवर ऑफ इट। और वो फ्लेवर क्या होता है फ्रूट में, तो सिर्फ चीनी होती है, इसी वजह से फ्रूट जूसेस भी मना करते हैं। हम कहते हैं होल फ्रूट को ब्लेंड करके आपने, इवन अगर आपने आम यूज़ करना है तो आप दही के साथ ब्लेंड करें उसको, ताकि उसका फाइबर, उसकी न्यूट्रिशन पूरी जाए। प्लस वो कहते हैं ये आम अगर गर्म होता है तो लस्सी के साथ पिएंगे तो तासीर उसकी जो है वो चेंज हो जाती है। तो देते हैं, स्पेशली ख्याल रखें इस बात का। बच्चों को देखिए आम बच्चों को सब देना चाहिए, वही बात है कि आप बैलेंस कराएं और बच्चों का फ्लेवर जो नेचुरल फ्रूट्स है ना उनका फ्लेवर ज़रूर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं सब्जी और फ्रूट्स में नेचुरली उनको खाने से दूर रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खिला देते हैं तो उनकी जो टेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। और खुद अच्छे चॉइसेस लेंगे तो बच्चे भी फिर वही सब कुछ खाते रहेंगे। आपका फेवरेट वैसे कौन सा है आम में? बहुत सी टाइप्स हैं। मुझे छोटा वाला होता है अनवरटोन सबसे अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, शुगर पेशेंट किस तरह से आम को खा सकते हैं? शुगर पेशेंट्स हैं या कोई भी आपको जो डिजीज़ है कुछ तरह की अंडरलाइन, पहले तो अपने जो कंसल्टिंग फिजिशियन होता है उससे ज़रूर पूछें, ठीक है? बिकॉज शुगर के बहुत सारे कि इंसुलिन डिपेंडेंट है कि नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसकी वजह से फिर कहाँ पे खाना है, शुगर कितनी मेंटेन जा रही है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को नॉर्मली हम जिन शुगर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन फूड्स का ज़्यादा होता है हम नहीं एडवाइस करते, लेकिन अगर कंट्रोल शुगर है तो वंस इन एवरी थर्ड डे ले सकते हैं और कोई इशू नहीं, फिर आप अपनी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और उसके अलावा कोई मीठा खा रहे तो वो नहीं खाएंगे। ये नहीं है कि आपने वो भी खाना है, आम खा लें, आम भी खा लें और फिर उसके बाद अगर आप रिफाइंड चीज़ें भी खा लें, मीठे भी खा लें तो ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अरीज, आप साथ मौजूद थे और आम से मुतालिक आप बात कर रही थी। खाएं लेकिन अपने हिसाब किताब से खाएं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतना खाएं, ठीक है? फ्लेवर के लिए भी खा रहे हैं, मज़ा आता है आम खाते हुए, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए बस, लेकिन इससे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को भी खिला सकते हैं, हमें याद रख सकते हैं।